ईयर क्वेश्चंस का। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पेपर लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर। ये ऑलरेडी पहली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में ये क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 2 में ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड डोंट वरी, हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। सेक्शन 3। सो अब देखते हैं हम अपना फाइनली क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो पहले देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखना होगा। और वो कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगी, कॉजेस भी बताऊंगी एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगी। और आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके नंबर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फुल आएंगे। तो देखिए, unemployment means that the country is unable to use the labor power of a large number of people and this results in low production. Unemployment, बेरोजगारी क्या है? ये तभी है ना जब एक कंट्री अपने ह्यूमन रिसोर्स को, जो लेबर पावर है उस कंट्री की, उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। और जब पूरी तरीके से वो यूज नहीं कर पाएगी, जो प्रोडक्शन होगा वो भी लो होगा एंड इसकी वजह से जो ग्रोथ होगी इकोनॉमी की वो भी कम होगी, है ना। मेन चीज जो हम इस क्वेश्चन में लिखनी है वो है कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो देख लेते हैं उन्हें भी। एवरी कंट्री वांट्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। देखिए, हर कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आप पाकिस्तान को ही ले लो या बांग्लादेश ले लो, अमेरिका को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, हर कंट्री चाहती है कि वो अपने सिटीजन्स को, नागरिक को पूरी तरीके से एम्प्लॉयड करे, है ना, उनको रोजगार दे। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, हमारा भारत। क्या हम सभी अच्छे रोजगार पे हैं या फिर जो यूथ है ना, जो यूथ है हमारे इंडिया का वो एम्प्लॉयड है? नहीं है ना। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। हियर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क बट आर अनेबल टू गेट जॉब्स, है कि नहीं। कितने सारे लोग हैं हमारे आसपास में, और हम में से ही बहुत लोग हैं जो जॉब तो चाहते हैं बट उन्हें जॉब मिल नहीं पा रही, है ना। In developing countries, the problem is more serious because the number of unemployed are usually very large. और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया जैसी ही कंट्रीज में है, ऐसी प्रॉब्लम फ्रांस और अमेरिका में भी रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा नंबर, ज़्यादा तादाद के जो लोग होते हैं, ज़्यादा लोग, उनको बहुत चाहिए रहता है क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। लेकिन जो अमेरिका, फ्रांस जैसे लोग हैं, कंट्रीज हैं सॉरी, वो ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, तो वहाँ थोड़ा कम सीरियस है ये प्रॉब्लम। Hence it may not be possible for the state to provide employment for these people in a short period of time. और इसलिए जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो एक छोटे से टाइम पीरियड में एक बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। Moreover, a developing nation being poorer than the developed countries may not be in a position to give employment to a large number of people within the given economic infrastructure. और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए काफ़ी टफ हो जाता है कि जो उनके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में से वो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए।
और क्यों होता है ये आगे हम जब कॉजेस देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हर एक पॉइंट को। There are already a large number of unemployed people in the country, and at the same time, because of the high rate of population growth, there are more and more people seeking employment. देखिए, वैसे ही एक तो यहाँ पर रोजगार की इतनी दिक्कत है ना, इतने सारे लोग घरों में बैठे हैं, जॉब नहीं है, और उस चीज को बढ़ा देता है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जॉब घटती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। सो गाइस, अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिनको लिख के आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, समझा भी मैं आपको रही हूँ, वर्ड्स आपके रहेंगे और मार्क्स आपको इग्नू दे देगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट है जंप इन पॉपुलेशन। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखिए, जो एसएससी वगैरह, ये जो बैंक वगैरह के जो लोग जॉब भरते हैं ना, फॉर्म वगैरह, तो देखिए दिन ब दिन क्या हो रहा है, बच्चा ग्रेजुएट होता जा रहा है, 12th करता जा रहा है, तो वो फॉर्म भरता है, लेकिन वैकेंसी कम होती जा रही है, वैकेंसी कम हो रही है, और दिन ब दिन जो फॉर्म फिलिंग वाली रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अब क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउन होगा, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो बाहर की जो कंट्रीज हैं जो इन्वेस्ट करने आती हैं ना, वो नहीं आती, क्योंकि वो क्यों आएंगी, जहां घाटा होगा वहां कोई क्यों व्यापार करेगा, वो नहीं आती हैं। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नेटिव लोगों को मिलनी चाहिए थी, इंडिया के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी की कंपनी है ना, वो पहले इंडिया में थी, तो उसने अपना प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, तो उसने रोजगार दिया वहां के लोकल लोगों को, है ना। दिल्ली में लगा ली, तो जो दिल्ली के नॉर्मल लेबर है उसको वहां पर क्या मिला, रोजगार मिल गया। लेकिन अब उसने देखा कि भाई यहाँ पर मेरे को फायदा हो नहीं रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही, घाटे में मैं क्यों रहूं, उसने अपनी कंपनी उठा के कहीं और शिफ्ट कर दी, बंद कर दी इंडिया में। तो जो लेबर को वहां पर मिल रहा था क्या, एम्प्लॉयमेंट, अब वो नहीं मिल रहा ना, तो इसीलिए स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, भाई साहब इस पे तो आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा अभी ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब इससे क्या होता है वो तो चलो कुछ साल बाद हमें पता पड़ जाएगा क्या रिजल्ट है क्या नहीं, लेकिन जो अब तक ये हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता रहा ना, ये सच में कैसा है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और आप इस पे तो अकेले सिर्फ फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम पे जो हमारे इंडिया का है उस पे आप निबंध लिख देंगे, है ना, पूरा महाभारत सी लिख देंगे इसके ऊपर। क्यों, इसमें पढ़ाया वो जाता है जिसका यूज नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ थ्योरीज पढ़ा दी जाती हैं साइंस में, फिजिक्स में, कि ये वो उसने ये कह दिया था, आइंस्टीन ये कह गया, ये वो कह गया, लेकिन हाउ टू अप्लाई, उससे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, आपको एक इंजीनियर बनने के बाद उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, वो चीज हमें नहीं सिखाई जाती है। हमें सिर्फ रटना 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 और नंबर लाना, ये हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया है, ना कि ये सिखाया है कि हम उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें। और जॉब जो उन्हीं लोगों को मिलती है जो जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को कैसे यूज किया जाता है कि नहीं। आजकल स्किल की कितनी बात की जाती है, लोग बाग डिग्रीज तो सबके पास है, लेकिन जॉब उसको मिल पा रही है जिसके अंदर कुछ स्किल भी है, टैलेंट भी है, ठीक है। डिफेक्टिव प्लानिंग, अब देखिए प्लानिंग की जाती है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं कि ये करना है ये करना है, ठीक है, इस तरीके से करिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस तरह का काम हो नहीं पाता है, ढंग से प्लानिंग नहीं की जाती है,
और इसी वजह से भी क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। अब देखिए फिलहाल तो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, और ये काफी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सफल हुआ ये मिशन हमारा, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। पुअर एंड वीक एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर ना प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी में, और इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो गरीब फार्मर है ना, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो इक्विपमेंट खरीद सके। जैसे कि पहले तो चल जाता था कि बैलों की मदद से या खुद की मदद से लकड़ी के हल से वो खेत को जोत लेता था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ट्रैक्टर चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए फार्मिंग के लिए, और उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल मनी चाहिए, जो मनी पुअर फार्मर्स पे होती नहीं है, और वो चीज़ नहीं कमा पाता जिसकी उसे नीड रहती है, तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखिए ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ और हमारे पूरे इंडिया का कचरा कर गए। जो हमारे यहाँ ये कारखाने चलते थे, हैंडलूम काम होता था, कारीगर होते थे हमारे जो खुद सामान बनाते, उन्होंने उनको बर्बाद करके डाल दिया जाते जाते। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि ये जो हमारी छोटी छोटी हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, आपने कई जगह पे देखी होंगी, जैसे संबलपुरी साड़ी फेमस है उड़ीसा में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो नेटिव पीपल करते थे, जिन्हें कारीगर कहते हैं हम, ये सब डिक्लाइन हो गई है ना, खराब बर्बाद सा होता जा रहा है ये सब। तो ये बेचारे बेरोजगार बैठे हैं आजकल। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इस तरह के सामान बनाने में, चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ संबलपुरी साड़ी का, इसे हाथ से बनाया जाता है, एक साड़ी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे दिन लग जाते हैं, तो वो इंसान तो अपनी मेहनत वसूल करेगा ना, तो ये साड़ी थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। और वहीं जो साड़ी मशीन से बन रही है नॉर्मल, वो आपको 300 400 500 रुपये में मिल जाती हैं। वहीं संबलपुरी साड़ी आपको कुछ हजारों की मिलेगी, है ना, महंगी मिलेगी। तो हर इंसान सस्ता खरीदना चाहता है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज आने की वजह से भी ये जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, है ना, जो हैंडलूम का काम करते हैं, जो आपने देखा होगा ना घर पे बैठ के औरतें करती हैं सिलाई कढ़ाई इस तरह के काम, इन लोगों को काफ़ी ट्रबल हो रही है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनके सामान बिकते नहीं हैं, है ना। और काफ़ी स्कीम वैसे मोदी जी ने लेके आई हैं, जिनकी वजह से प्रचार हो रहा है अच्छा खासा और एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से करने की ज़रूरत है। चलो इंडिया के लोग नहीं खरीद पाते, लेकिन एक से एक अमीर पड़ा है, अगर इनकी एडवर्टाइजिंग अच्छे से की जाए, है ना, अच्छे से इनको प्रमोट किया जाए, तो विश्व स्तर पे ये सामान बिकेंगे, इंडिया का नाम भी होगा, और इन बेचारे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, और काफ़ी अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी ना इंडिया की, ये हमारी संस्कृति भी थी, हमारा कल्चर भी था। अभी लेटेस्ट करेंट की बात बताऊं तो आई थिंक हाँ, कर्नाटका में टॉयकाथॉन चलाए गए, वहाँ के एक जगह है बेंगलुरु के पास, तो वहाँ प्राचीन खिलौने बनते हैं। तो अभी वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से एक इनिशिएटिव लेके आया गया है और वहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री सेटअप की गई है ताकि बूस्ट मिले, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर इंडिया में चाइना के टॉयज बिकते हैं। तो ये चीज़ ना हो और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें, तो ये चीज़ें की जा रही हैं और इससे डेफिनेटली बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते, संसाधन नहीं होते। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए नेचुरल गैस का, हमारे यहाँ बहुत कम है, अगर हमारे यहाँ कहीं मिल जाए तो क्या होगा, वहाँ पर लेबर लगेगी, है ना, वहाँ पर कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करोगे,
तो उसे बनाने के लिए भी मजदूर आएंगे तो उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता। लेकिन हमारे यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है ना, कुछ रिसोर्सेज की कमी है। तो उसकी वजह से कई बार हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं उल्टा, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कभी वर्ल्ड बैंक से, तो ऐसा करना पड़ता है हमें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें हाईलाइट करके लिखेंगे और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे ना, क्योंकि समझ तो आप चुके ही हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे इसके। तो अब हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो उसका क्या परिणाम है। देखिए, देयर आर मैनी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इकोनॉमिक तो होंगे क्योंकि रोजगार नहीं है, पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमिक तो होंगे, बट बहुत सारे सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। ठीक है, which make it not only an economic problem but a social problem। तो इकोनॉमिक तो समझ में आता है कि भैया रोजगार नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बट साथ इकोनॉमिक के साथ साथ सामाजिक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति हो, तो सामाजिक प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती हैं। For a person, unemployment means that he is unable to meet his basic needs। अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयमेंट में है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, मतलब वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है कि आप नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आप जॉब नहीं कर रहे, आपके पापा, आपका भाई, आपका हस्बैंड आपके लिए कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप स्वयं नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दिस मेक्स हिम इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड। और देखिए, बहुत लोग तो होते हैं बेशरम, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और के पैसों पे, लेकिन जो जेन्युइन इंसान होते हैं ना, एक एज के आने के बाद वो सच में फ्रस्ट्रेट होते हैं और काफ़ी गंदा फील करते हैं कि यार मैं अभी भी अपने मतलब पापा से पैसे मांगता हूँ, या बड़े भाई से, या बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं आजकल के जो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती, वो अपना स्टैंड लेना चाहती हैं, अपने हाथ में पैसा चाहती हैं, अपनी मेहनत की कमाई चाहती हैं, है ना। तो जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सैड हो जाते हैं ना, इनसिक्योर फील करते हैं। Such people can take resort to anti-social activities in order to get some income। और कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता, गलत संगति में पड़ के या गलत अपना दिमाग खराब करके वो लोग गलत एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, है ना, गलत कामों में, टू अर्न मनी। देखिए, मैनी थीव्स, पिक पॉकेट्स, और जो बहुत सारे स्मगलर्स होते हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जो नहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, गलत में पड़ जाते हैं। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि बेरोजगारी है, कुछ पैसा ही आ जाए, फिर वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके उनको मज़ा आने लगता है और वो इस दलदल में फंस जाते हैं। अब क्या होता है कि बाद में ये एक दलदल है, बहुत गंदा दलदल, और इसमें से ज़्यादातर इसमें ना यंगस्टर फंस जाते हैं पैसे की चमक दमक में, और फिर इसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उनको जॉब भी मिले तो भी वो उस जॉब को नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो भी इनको फिर अपने यहाँ जॉब पे नहीं रखना चाहते, बिकॉज इनकी ब्रांडिंग हो जाती है एज अ एंटी सोशल, है ना। और कोई भी नहीं चाहेगा कि, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि हम किसी चोर को, स्मगलर को अपने यहाँ नौकरी पे रखें, क्योंकि इससे उनका नाम खराब होगा। तो एक बार जो इस तरह की चीज़ों में पड़ जाता है, तो ये आप ना के बराबर समझिए कि अगर उसको फिर अच्छी जॉब मिलती भी है तो वो कभी कर पाए। और ये सब हो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। Moreover, the existence of a large number of unemployed in any country can challenge the stability of the government। इस बात पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो सरकार को भी हिला के रख सकता है। ठीक है, ये कोई
छोटी बात नहीं होती। नॉट ऑल द अनएम्प्लॉयमेंट टेक टू क्राइम एज एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो भी बेरोज़गार बैठा है वो सारे क्राइम करे, क्योंकि बहुत से ऐसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे, बट वो गलत काम में नहीं पड़े और वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिल सके। इन फैक्ट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम सर्च फॉर लेजिटिमेट वर्क। और उनमें से मतलब एक बड़ी मेजोरिटी के जो लोग होते हैं वो एक इज्जतदार नौकरी की तलाश में रहते हैं। इफ दे डू नॉट वर्क दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड। बट जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और फिर उन्हें उस हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनके इस फ्रस्ट्रेशन का असर उनकी फैमिली पे भी पड़ता है। और क्या होगा, वो सैड है, उनकी फैमिली भी सैड हो जाएगी। हो रहा है एक सोशल इफेक्ट। This means that the dissatisfaction of not having work is not confined to only the unemployed, but to many more people. और इससे हमें साफ पता पड़ता है कि जो ये डिससेटिस्फैक्शन है काम ना मिलने का, वो सिर्फ एक इंसान को नहीं अफेक्ट करता, वो उसके पूरे परिवार को या जो भी उसके अपने हैं उससे कनेक्टेड हैं उनको प्रभाव देता है। ठीक है, मतलब उन पे प्रभाव डालता है। इफ देयर इज अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट दिस में लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और आपने भी देखा होगा कई बार सरकार की आलोचना होती है कि भाई यहाँ पर इतनी बेरोजगारी क्यों है, आप क्या कर रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे, रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला रहे, है ना, जॉब क्यों नहीं दे रहे, वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये डिसकंटेंट होता है लोगों का सरकार के ऊपर, और होना जायज़ भी है। This content usually manifests in the form of uninstitutionalized action and mass mobilization। और कई बार क्या होता है कि इस चक्कर में लोग धरने पे भी बैठ जाते हैं, विरोध होता है सरकार का। This is why we find in our country that any government or political party which wants to be in government makes eradication of unemployment as one of the main planks of its program। और इसलिए ये देखा गया है कि जो भी सरकार होती है ना, जिसकी भी सरकार होती है, जिस भी पार्टी की, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्लान जरूर लेके आती है फॉर एम्प्लॉयमेंट। At the same time, the government tries to start schemes which are employment oriented and also provide some aid to the unemployed in order to contain the discontent of the people। और क्या करती है सरकार, नई नई स्कीम्स लेके आती है ना, प्रोग्राम्स चलाती है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्स समझें, सीखें, ट्रेन हो और उनको रोज़गार मिले। The increase in educated unemployed is therefore a threat to the harmonious working of the economic system and to the political system। और सबसे बड़ा खतरा पता है किसका होता है, जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। मतलब अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद, 3-4 साल ग्रेजुएशन में डालने के बाद, मम्मी पापा का लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो वो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग इकोनॉमी के लिए सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। द सोशल इम्पैक्ट ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयड रिजल्ट्स इन डेविएंट बिहेवियर। और फिर ये खतरनाक बिहेवियर सिद्ध होता है। एजुकेटेड पीपल हैव हायर एम्बिशंस फॉर वर्क एंड राइटली सो। देखो ये लोग ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो जाते हैं, एजुकेटेड लोग अगर बेरोजगार रह जाएं, क्योंकि इनके एम्बिशंस हाई होते हैं। भाई इन लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो जब हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो ना मिले तो उसका दुख भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर कोई 10th फेल है, वो बेरोजगार हो गया या रह गया, उसको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन भाई कोई MSc करके बैठा है और उसके पास जॉब नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी आप ये सोचिए। ठीक है, इफ दीज आर नॉट फुलफिल्ड दे मे टेक टू ड्रग्स, क्राइम। और फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाते हैं, और उनके जो घटिया दोस्त हैं वो सलाह देते हैं कि भाई पी ले, पीने से गम कम हो जाते हैं, है ना, इस तरह की बातें करते हैं
और वो लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं, लाइक ड्रग्स लेने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। The drug problem among the youth in our country is largely due to the bleak employment prospects। अब देखिए ड्रग व्रग के चक्कर में लोग इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन पर कोई काम धंधा है नहीं। काम हो, ऑफिस जाएं तो ठीक है, एक कोने में बैठ के ये फालतू के काम करते रहते हैं। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता ड्रग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। कुछ लोग अपने घर में चोरी कर लेते हैं और कुछ लोग इस पैसे को कमाने के लिए चोरी करते हैं दूसरों के घर। The unemployed youth are frustrated and they take recourse to drugs or alcohol to over their frustration। वही अल्कोहल लेना, ड्रग लेना, ये सारे consequences हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहे हैं। Even the students, when they find that job will not be available for them when they pass out, try to overcome their depression through narcotics and drinks। और कई बार तो देखा गया है कि even 11th-12th छोटे छोटे क्लास के भी आजकल बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि अगर उन्हें पता पड़ जाए कि वो इस पेपर में फेल होने वाले हैं या नंबर नहीं आने वाला, तो वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ कैन ऑल्सो लीड टू टेररिज्म। और कई बार ये फ्रस्ट्रेशन जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये टेररिज्म तक पहुंच जाता है। द हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैव एंगर अगेंस्ट सोसाइटी फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जो उनका गुस्सा होता है ना, वो सोसाइटी के खिलाफ होता है। दे फील दैट इफ दिस द सिस्टम कैन नॉट मीट देयर एस्पिरेशन फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। और वो ही सोचते हैं कि अगर ये सिस्टम हमें जॉब नहीं दे सकता तो हम इस सिस्टम को ही बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव मेंटेलिटी हो जाती है। फिर दिस लीड देम टू टेक टू ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट। और फिर वही वो लोग वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, मारना पीटना, ये सब। टेररिज्म इन आसाम एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज लार्जली a result of the large number of educated unemployed youth in these states। आपने सुना होगा कई बार आसाम में दंगे वगैरह होते रहते हैं, तो ये इसका एक बड़ा रीज़न है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। Though Punjab is the most developed state and Assam one of the more economically backward state, both have common problem of a large number of educated unemployed youth। ठीक है, पंजाब इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट डेवलप्ड। ठीक है, सब बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है पंजाब में। दिस हैज लेड टू स्प्रेड हायर एजुकेशन अमंग इट्स यूथ। हाउएवर इट्स अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एजुकेटेड आर अनेबल टू फाइंड सुटेबल जॉब्स। अब देखो पंजाब में क्या है ना, खेती बाड़ी ज़्यादा चलती है, तो वहाँ जो अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो वहाँ के एजुकेटेड बंदे हैं ना, उनको सुटेबल जॉब नहीं मिलती क्योंकि वहाँ की मेन जो वहाँ का इकोनॉमी है पंजाब का वो एग्रीकल्चर है। अब बंदा एमएससी और ऐसी डिग्री लेने के बाद या एमटेक करने के बाद हर बंदा नहीं होता ना ऐसा कि वो इंटरेस्टेड हो खेती बाड़ी करने में, तो फिर उसको उसके मन की जॉब नहीं मिलती और वो अनएम्प्लॉयड बैठा रह जाता है। Therefore, the need to provide proper jobs to educated is not just an economic problem, it is also a social problem, which perhaps is more dangerous than economic dimension of waste resources। तो हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि अगर एजुकेटेड बंदा बेरोजगार रह जाता है तो सिर्फ ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, और जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। ठीक है, एक बार कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, भाई पैसे नहीं है चल जाएगा, लेकिन जहाँ ये सोशल प्रॉब्लम आ गई ना, तो ये सिर्फ एक आदमी फैमिली के लिए नहीं, ये पूरे समाज पूरे देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। सो ये था लेक्चर कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।